दोस्तों नमस्कार। आज की रात दिल्ली पर भारी तो जरूर पड़ रही होगी। आज की रात दिल्ली की सांसें भी ऊपर नीचे हो रही होगी। भारत की राजनीति में बदलाव के दौर को जिसने भी समझ लिया, अब वो ये मान सकता है कि भारत की राजनीति दरअसल एक नई दिशा में प्रवेश कर चुकी है। ये ऐसी राजनीति है जिसका एहसास एक वक्त महात्मा गांधी को चंपारण के आंदोलन के वक्त हुआ नहीं था। एक वक्त सरदार पटेल को खेड़ा के आंदोलन के वक्त हुआ नहीं था। और जिस दौर में नेहरू की रईसी को लेकर राम मनोहर लोहिया पार्लियामेंट के भीतर 3 आना बनाम 16 आने की बहस कर रहे थे, उस वक्त उन्हें यह एहसास था नहीं कि हिंदुस्तान की नब्ज के भीतर जो धड़कनें हैं वह किस मिजाज के साथ धड़कती है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज खत्म हुई। पहले भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इस यात्रा के दौर ने राहुल गांधी को बदल दिया, या फिर आने वाले वक्त में अब कांग्रेस को बदलना होगा, या फिर कांग्रेस भी बदल जाएगी तो उसके बाद इस देश की राजनीति, इस देश की सियासत, इस देश के भीतर में कॉरपोरेट प्रेम या इस देश के भीतर की असमानता और उसे बनाते हुए सीढ़ियां दर सीढ़ियां चढ़ने वाली राजनीति को बदलना होगा। आज ये सवाल इसलिए क्योंकि इससे पहले भारत की राजनीति में कोई मुंबई के धारावी शहर के बाहर खड़े होकर यह कह नहीं सका कि धारावी दरअसल स्किल डेवलपमेंट का एक सबसे बड़ा केंद्र है। यहां पर हुनरमंद लोगों की तादाद है जो दुनिया के सबसे बड़े देश यानी चीन और उसके सबसे बड़े उस शहर को चुनौती दे सकने में सक्षम है जो कि उत्पादन का केंद्र है। इससे पहले किसी शख्स ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि भारत की राजनीति इस दौर में दलालों के हवाले हो गई है और इस दौर में जो हुनरमंद है उसे हाशिए पर ढकेला जा रहा है। इससे पहले कहां किसने कहा कि क्या वाकई इस देश की आवाज में जिसके हाथ में डिग्री है और जिसके हाथ में श्रम है, दोनों को एक बराबर देखना होगा। सबसे पुराने राजनीतिक दल और उसके नेता राहुल गांधी की यह आवाज जो आज मुंबई से निकली और मुंबई के शिवाजी पार्क में जितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी थी, अगर बीते 24 घंटों के एक एक क्षण को जो राहुल गांधी ने मुंबई में गुजारे आखिरी दिन जो इस न्याय यात्रा के थे, अगर उसको परत दर परत पलटना शुरू कीजिएगा तो इसका आपको एहसास हो जाएगा कि भारत की राजनीति आज दो दिशाओं में जा चुकी है। एक तरफ मौजूदा मोदी सत्ता है और दूसरी तरफ राहुल का वह समाजवाद है जिस समाजवाद को इस दौर में दफन कर दिया गया, यह कहते और बताते हुए कि भारत विकसित राष्ट्र हो रहा है, भारत की इकोनॉमी तीसरे पायदान पर पहुंच रही है। हमें लगता है आज एक एक पन्नों को खोलने की जरूरत है। ये ऐसे अनमोल पन्ने हैं जो आने वाले वक्त में आपको इसका एहसास बाखूबी कराएंगे कि भारत की राजनीति में कितना बड़ा परिवर्तन इस यात्रा के जरिए और कांग्रेस के भीतर बदलाव के जरिए और आने वाले वक्त में भारत की राजनीति को बदलते हुए हर किसी को दिखाई देगा, क्योंकि उसमें भागीदारी इस देश के जन सैलाब की होगी। वही जन सैलाब जो एक वक्त गांधी मैदान में जुटा, वही जन सैलाब जो आज शिवाजी पार्क में जुटा। इस ताकत का ठीक से इस्तेमाल करना होगा। एक एक वोट के माध्यम से बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की रक्षा करना, इस देश की एक धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान बने, ये संविधान की भावना है, जिस भावना को तोड़ने के लिए नागरिकता संशोधन कानून के जरिए पूरे देश में बाबा साहेब अंबेडकर की, महात्मा ज्योतिबा फुले की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। गुस्सा और आक्रोश इस दौर में राहुल गांधी के चेहरे पर बराबर रेंगता है। यह गुस्सा और आक्रोश दरअसल उनका अपना नहीं है। इस देश को लगातार जिस तरीके से उन्होंने नापा है वो गुस्सा और आक्रोश इस देश के लोगों के भीतर का है। इसीलिए किसानों के सवाल हो, मजदूरों के सवाल हो,
युवाओं के जो अग्निवीर का शिकार हो गए उनके सवाल हों, जो हाथ में डिग्री लेकर भी बेरोजगार हैं उनके सवाल हों, इस देश के भीतर में मजदूरी भी ना मिल पा रही हो उनके सवाल हो, इन सवालों ने दरअसल राहुल गांधी के भीतर एक बेचैनी पैदा की है। यह बेचैनी दरअसल इससे पहले छुपी हुई थी और आज भी छुपी हुई इसलिए है क्योंकि इस देश के पूरे तंत्र पर मौजूदा सत्ता ने अपना हाथ रख दिया है, यानी उसको अपनी मुट्ठी में भींच लिया है। और शायद इसीलिए आज राहुल गांधी जब ये समझाने लगे कि कोई उनसे 10 बरस पहले कहता या सोचता या वो खुद सोचते कि क्या वो ऐसी यात्रा कर सकते हैं, तो वो कभी नहीं मानते वो ऐसी यात्रा कर सकते हैं। या फिर 2004 में जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा और पहला चुनाव लड़ा, उस वक्त भी कोई उनसे कहता ऐसा दौर आएगा, वो मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि इस दौर में जनता की आवाज कहीं है नहीं और जनता से संवाद बनाकर जनता की बातों को ही गारंटी की शक्ल में रखने की कोशिश उन्होंने की है, जिसका जिक्र आज सुबह किया। कल रात धारावी के चौखट पर थे, आज सुबह मुंबई के भीतर उन लोगों के बीच थे जो आंदोलन करते रहते हैं, उनको आंदोलन का पाठ भी पढ़ाया। लेकिन आज की रात सीधे तौर पर दिल्ली की सत्ता की नब्ज पर उन्होंने उंगलियां रख दी। ये ऐसी उंगलियां थी जिसमें धड़कनें शायद दिल्ली की बढ़ गई होगी, क्योंकि दिल्ली में बैठे राजा की आत्मा कहां पर है, उसकी ताकत कहां पर छिपी है। और इस दौर में सिर्फ इस देश के संस्थान भर ही नहीं, बल्कि इस देश में लोकतंत्र को ही किस तरीके से अपने हाथ में समेट लिया है, इसका खुला जिक्र राहुल गांधी ने किया। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं। जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। दरअसल देश की नब्ज पे उंगलियां जब आप रखते हैं और उसकी धड़कनों को सुनते हैं, तो फिर उन धड़कनों के भीतर की अनुगुंज जो होती है वो आपके हृदय को चीरती चली जाती है। और आज यही हुआ, या इस न्याय यात्रा के दौर में यही बातें उठकर सामने आने लगी। चाहे वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए वसूली के अलग अलग तरीकों का जिक्र हो, चाहे इस देश के भीतर में संस्थानों पर कब्जा कर लोगों को डराना हो और एक नई ताकत की शक्ल में अपनी बात का एहसास इस देश के भीतर हर किसी को यह कहकर कराना हो कि आप हमारे साथ या हमारी जीत के लिए अगर पायदान नहीं बनेंगे तो फिर आपको जेल जाना होगा।
और ये तमाम परिस्थितियों को अपने तौर पर राहुल गांधी ने शायद भोगा जरूर होगा, लेकिन पहली बार जनता के भीतर की आवाज और जनता के भीतर के सवाल और इस देश की सत्ता और सत्ता के गवर्नेंस के तौर तरीकों के बीच अगर कोई नेता खड़ा हो जाए और ये बताने लगे कि किस तरीके से इस देश के भीतर में एक्सप्लॉयटेशन, शोषण हो रहा है, किस तरीके से इस देश की जनता को धराशायी सत्ता अपने मंसूबों को पाने के लिए करती है, तो फिर यह सवाल वाकई बड़ा होगा, क्या ये वोट की शक्ल में तब्दील हो जाएगा? जाहिर है आवाज निकली है और चुनाव का वक्त है, ऐलान हो चुका है, तो राजनीतिक तौर पर यह धड़कनें दिल्ली की सत्ता की बढ़ा सकती है, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने जो संवाद धारावी के लोगों से कल रात बनाया वो शायद चौंकाने वाला था। क्योंकि बेरोजगारी का आलम हो या मजदूरी की परिस्थिति हो या गरीबी के बीच खड़ा हुआ व्यक्ति, उसे ताकत देने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी इससे पहले जब भी उन तक पहुंचती थी तो उनके सवालों को इस देश की दिल्ली की सत्ता के साथ जोड़ती जरूर थी, लेकिन हक का सवाल वह भी उन पढ़े लिखे लोगों के बीच जो पढ़े लिखे लोग मानकर चलते हैं कि सारी ताकत उनके पास होनी चाहिए। इसके उलट उन्होंने पहली बार धारावी की उस ताकत का एहसास वहां के लोगों को कराया जो इस देश के भीतर में असंगठित क्षेत्र में हुनरमंद हैं, लेकिन उन्हें ना तो मजदूरी पूरी मिलती है और ना ही काम मिल पाता है। असंगठित क्षेत्र में भारत के 45% हिस्सा अपनी जिंदगी को जीता है। तो क्या यह संदेश इस देश के भीतर में उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों का है जिनके सामने नोटबंदी के बाद जो संकट आया वो संकट आज तक कायम है, और जीएसटी ने इस देश के व्यापारियों की कमर तोड़ी तो उसके बाद वो व्यापारी सिर्फ अपनी कमर संभालने में लग गए, इस एहसास को भूल गए कि संघर्ष सबको साथ करना होगा। ये एक आंदोलन का अद्भुत रूप है, लेकिन पहले जरा समझिए, धारावी के बीच खड़े होकर कोई इस बात का जिक्र करे कि दरअसल उनकी ताकत, उनका एहसास, उनकी मजदूरी, उनका हुनर किसी से भी कम नहीं और बराबरी का हक उनके साथ भी है, यह इससे पहले किसने कहा था? ये जो धारावी है ये हिंदुस्तान का हुनर का कैपिटल है। जिसको हम स्किल कहते हैं, हुनर कहते हैं, जिसको जुगाड़ कहा जाता है, ये इन चीजों का कैपिटल है, राजनीति है हिंदुस्तान में हुनर की, हुनर का कैपिटल है। यहां पे लड़ाई, हिंदुस्तान में लड़ाई हुनर और दलालों के बीच में है, धारावी और अदानी के बीच में है। और इसीलिए यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ दिया। अब पूरे हिंदुस्तान में गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। जहां भी हम देखें वही 2-3 नाम दिखाई देते हैं, अदानी अंबानी, अदानी अंबानी, अदानी अंबानी, ये अंबानी। ये धारावी जो है ये जमीन आपकी है, आपकी मेहनत की जमीन है। अब ये जमीन वही दलाल लोग आपसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और अदानी के पीछे देश का प्रधानमंत्री है। अदानी अकेला नहीं खड़ा है, अदानी के पीछे देश का प्रधानमंत्री खड़ा है, देश का प्रधानमंत्री खड़ा है। उसके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चंदा मामा, ये उनके पीछे शक्ति खड़ी। क्या ये कल्पना भी की जा सकती है कि हाशिए पर पड़े हुए तबके को मुख्य धारा में लाकर कोई खड़ा कर दे और उसके बाद इस बात का जिक्र करे कि इस देश के भीतर में लोकतंत्र के प्रहरी और जो फोर्थ स्टेट यानी चौथा खंबा है
उसने सारी चीजें किस तरीके से सत्ता के इशारे पर छुपा ली है। और शायद इसीलिए राहुल गांधी आज जब शिवाजी पार्क में भाषण दे रहे थे और अपनी न्याय यात्रा का जिक्र कर रहे थे, तो वो इस अंदेशे के साथ खुले तौर पर यह बोलने से कतरा नहीं रहे थे कि दरअसल मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ एक मुखौटा है, एक ताकत काम इस देश के भीतर कर रही है जो लोगों के भीतर नफरत भी घोलेगी और गरीब, किसान, मजदूर, युवा तबका सबके हाथों से सब कुछ छीनकर सत्ता में उन्हें आश्रित कर लेगी। यह परिस्थिति इससे पहले नहीं थी और शायद इसीलिए इस देश के तमाम सिविल सोसाइटी ने आंदोलन तो हर मौके पर इस देश के भीतर किया होगा, लेकिन पहली बार आज सुबह राहुल गांधी ने आंदोलन भी किस तरीके से बनता है, कैसे खड़ा होता है, वो अपने दर्द के आश्रय नहीं चलता है बल्कि अपने पड़ोसी के दर्द के साथ खड़े होने पर इस देश को एकजुट करता है। इस समझ को इतनी बारीकी के साथ राहुल गांधी ने जब कहा तो सामने कोई ऐसा तबका नहीं था जो पढ़ा लिखा ना हो। समूची टीम, समूचे लोग इस देश के भीतर के वैसे लोग थे जो अलग अलग क्षेत्र में महत्वपूर्ण मायने रखते हैं। उन्हें समझाना पड़ा कि आंदोलन का मतलब होता क्या है और वो कैसे खड़ा होता है और कैसे खड़ा हो सकता है। मेरे पास छोटे व्यापारी आए गुजरात में। उन्होंने कहा कि जीएसटी से, नोटबंदी से हमें बहुत चोट लगी, मगर उसी डिस्कशन में जो किसान के साथ हो रहा है वो उनको दिख नहीं रहा है, वो देख ही नहीं पा रहे हैं। तो मेरे खिलाफ जो अन्याय हो रहा है वो मुझे दिख रहा है, मगर मेरे भाई के साथ जो हो रहा है मुझे दिख नहीं रहा है। तो ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि जब तक आप अपने भाई के साथ जो अन्याय हो रहा है वो नहीं देखोगे, तब तक कोई मूवमेंट खड़ा नहीं हो सकता। मैं जूडो करता हूं और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। उसमें जमीन पे गिरना पड़ता है, फेंका जाता है व्यक्ति को। तो जब पहले व्यक्ति शुरू करता है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। जमीन पे गिरोगे तो फिर आप अपने आप की रक्षा करते हो। फिर थोड़ा एडवांस्ड होता है, फिर उसको बात समझ आती है, वो जमीन की रक्षा करना शुरू कर देता है। मतलब डोंट प्रोटेक्ट योरसेल्फ, प्रोटेक्ट द मैट। और बड़े मजे की बात दिखती है कि जब आप जमीन को प्रोटेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली जमीन आपको प्रोटेक्ट करती है। तो मूवमेंट कैसे बनती है? मूवमेंट जब बनती है जब मैं अपने दर्द को छोड़कर मेरे साइड में जो खड़ा है उसके दर्द की रक्षा करना शुरू करता हूं। ऑटोमेटिकली वो मेरी रक्षा करेगा, उसको करना ही पड़ेगा। तो ये एक मेंटल लीप की जरूरत है। सबको दिख रहा है कि भाई किसान को दिख रहा है, मजदूर को दिख रहा है, सबको दिख रहा है, मगर एक दूसरे का दर्द नहीं दिख रहा किसी को। मेरा एक्सपीरियंस है दूसरी यात्रा का। भारत की राजनीति इससे पहले ऐसी नहीं थी। भारत में सबसे पुराना राजनीतिक दल कांग्रेस ऐसा नहीं था। उसके नेता इस तर्ज पर जमीनी मुद्दों को उठाते नहीं थे। इस देश में आंदोलन और राजनीति के बीच एक मोटी लकीर हमेशा से खींची जाती रही। इस देश के किसान भी आंदोलन करते तो वो किसानी तक सीमित हो जाता। इस देश के भीतर व्यापारी भी जब संकट में आए, और सूरत के कपड़ा व्यापारी हो या डायमंड मर्चेंट हो, उनके भी सवाल थे। इस दौर में युवाओं के सामने भी सवाल हैं। यानी इस देश के भीतर में हर तबके के सामने जब सवाल ही सवाल हो, तो निशाने पर अगर सत्ता है और उस सत्ता को लेकर राजनीति की नई दिशा अगर राहुल गांधी गढ़ रहे हैं, तो फिर यकीन जानिए 2024 का चुनाव वाकई कोई एक आम चुनाव नहीं है। यह एक तरह का खास चुनाव है। यह एक ऐसा चुनाव है जिसमें इस देश की जनता को तय करना है। राजनीतिक दल अपने तौर पर खुद को कितना भी मत ले, अतीत का बोझ उनके कांधे पर है और उस बोझ को देखकर दिल्ली की सत्ता उनके गले को दबाने से कतराती नहीं है।
और उसके पास तो ताकतें हैं जो उसके अपने संवैधानिक ताकत उसे मिले हुए हैं, उसके आश्रय अगर वो सत्ता चला रही है तो फिर राजनीतिक दलों के आश्रय इस देश के भीतर परिवर्तन नहीं होगा। शायद यही मैसेज राहुल गांधी लगातार देना चाह रहे थे, या यात्रा के दौर में भी उन्होंने मान लिया कि दरअसल इस देश के भीतर राहुल गांधी कोई मायने नहीं रखता है, कांग्रेस पार्टी कोई मायने नहीं रखती है। इस देश की जनता के जुड़े सवालों को ही अगर सतह पर ले आया जाए और जनता ये मान ले कि उनके सवाल सतह पर हैं, जिससे इस देश की सत्ता को या तो उसके अनुकूल होना है या फिर टकराना है। ये परिस्थिति भारत की राजनीति के भीतर इससे पहले कभी नहीं थी। वो अलग अलग खांचों में चलती थी। आंदोलन करने वाले आंदोलन करते थे और एक दबाव समूह के तौर पर रहते थे जो भारत की राजनीति में विपक्ष को लाभ पहुंचाते थे। इससे पहले विपक्ष की राजनीति भी आंदोलन करने वालों को कहीं एक आवाज देती थी कि आपको खड़े होना चाहिए, लेकिन यह अंदेशा पहली बार था और शायद यह एहसास आपको 1977, 1975, 1974 जब जेपी का आंदोलन था, हो सकता है उसकी आहट आपको इसके भीतर सुनाई देने लगी हो जब संपूर्ण क्रांति का नारा जेपी ने दिया था। लेकिन सवाल है कि उसके बाद तो 50 बरस हो चले हैं। इस दौर की राजनीति में इस देश के भीतर क्या कुछ बदला या नहीं बदला? उस राजनीति को एक वक्त कांग्रेस ने भी सहलाया है, लेकिन मौजूदा वक्त की स्थिति और शायद भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने इस देश में अगर गांधी परिवार की विरासत को संभाले हुए राहुल गांधी को बदल दिया है, तो फिर यकीन जानिए कांग्रेस को बदलना होगा। कांग्रेस के भीतर उन नेताओं को बदलना होगा जो अभी तक बदले नहीं हैं, नहीं तो वह भी हाशिए पर चले जाएंगे। क्योंकि भारत की राजनीति के भीतर जनता की आवाज अगर राजनीतिक तौर पर गूंजने लगे तो बड़ी बड़ी सत्ता, बड़े बड़े राजनीतिक दल बदल जाते हैं। और इस मिजाज को शायद दिल्ली की सत्ता ने आज सुना जरूर होगा और उसने समझा भी होगा कि जिस अंदाज में वह इस देश को विकसित बनाने के लिए निकल पड़ी है, उस विकसित राष्ट्र के भीतर का अंधेरा इस देश की जनता को अगर दिखलाया जा रहा है और जनता ने अगर उसे देख समझ लिया, तो फिर यह आने वाले वक्त में उनके लिए खतरे की घंटी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।